हाँ जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? बढ़िया ना? चलो अच्छी बात है। और पढ़ाई लिखाई सब अच्छी? बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही पढ़ते रहो, लिखते रहो। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और प्यारे से लेक्चर के अंदर। हमारी फ्रीडम सीरीज चली हुई है जहां पे हम ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को पूरा डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी न्यू एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अब तक हम 4 लेक्चर देख चुके हैं जहां पे हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को खत्म किया है, और लेटेस्ट जो हमारा लेक्चर था वहां पे हमने देखा था कि कैसे बोर्ड के अंदर कंसंट्रेशन टर्म से सवाल पूछे जाते हैं। अब उसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट दी सोल्यूबिलिटी। इस चीज के बारे में है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इसको समझने से पहले ना एक छोटी सी वीडियो देख के आओ। हमारे पास है ये एक गिलास प्योर वाटर। अब ना इसकी प्योरिटी को खत्म करते हैं। कैसे? इसके अंदर ना एक चम्मच शुगर डाल दो। अब रेडी है हमारा शुगर सॉल्यूशन। अब अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या इसके अंदर और ज्यादा शुगर मैं ऐड कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की कोई ना कोई तो मैक्सिमम लिमिट होगी ना, जहां तक हम इस शुगर को डिसोल्व कर सकते हैं। चलो फाइंड आउट करते हैं। घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, ये घुल गई हमारी शुगर। ये मैक्सिमम है जो हम इस वाले सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मेरे को बताओ, क्या मैं इसके अंदर और ज्यादा शुगर ऐड कर सकता हूँ? नहीं, इस टेम्परेचर पे तो नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यानी इसको गर्म करूंगा, तो मैं इसके अंदर और ज्यादा शुगर को डिसोल्व कर पाऊंगा। अब आपने इसके अंदर लिमिट से ज्यादा शुगर को ऐड कर दिया। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर नीचे आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक ठंडी सी जगह पर रख दें। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है, कैसे जो चीनी के पार्टिकल हैं वो आपस में मिलके एक बड़े बड़े पार्टिकल बना रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देख ली क्या बताया इसमें? इसमें बताया है कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन तैयार करते हो, कोई भी सॉल्यूशन आपने तैयार करा है, ये जो सॉल्यूशन है ये 3 टाइप का हो सकता है। वो 3 टाइप कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है आपकी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप और ज्यादा सोल्यूट को ऐड कर सकते हो। का मतलब मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। कैन बी। और जो ये प्रोसेस है ना सोल्यूट को ऐड करने की, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन 8th 9th में कभी तो देखा होगा, सुना होगा। डिसोल्यूशन यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सोल्यूट को ऐड करना, वो क्या हुआ आपका? डिसोल्यूशन। और एक ऐसे ही होता था डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या था? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सोलवेंट का ऐड करना, वो था आपका डाइल्यूशन। ये हुआ डिसोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये हुआ। सेकंड सेकंड आपका सॉल्यूशन बढ़ता है कौन सा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। अब इस सॉल्यूशन की क्या खास बात थी? इस सॉल्यूशन में ना जितना सोल्यूट आप घोल सकते थे मैक्सिमम, वो आपने ऑलरेडी घोल रखा था। यानी मैक्सिमम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये लाइन भी लिखनी जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ना हमारी जो घुलने की क्षमता है वो चेंज होती है। वो सब हम सोल्यूबिलिटी के अंदर देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट आपने क्या कर रखा है? सोल्यूट का डिसोल्व कर रखा है। इससे ज्यादा नहीं घुल सकती, उस टेम्परेचर पे तो नहीं घुल सकती। ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीनी घोली थी, और लास्ट की जो चम्मच थी ना उसको घुलने में इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, पूछो मत। तो वो कैसा सॉल्यूशन हुआ? वो हुआ आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड आपकी टाइप थी कौन सी? थर्ड आपकी टाइप थी सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब, इन तीनों को समझते हैं हमारी डेली लाइफ से। जैसे मेरे को भूख लगी है, मैंने एक रोटी खा ली, क्या मैं वो रोटी खा सकता हूँ? यस, खा सकता हूँ। तो वो कैसा सॉल्यूशन हुआ? अनसैचुरेटेड। वो कैसा हमारी स्टेट हुई? अनसैचुरेटेड। अब मैंने जितनी भूख थी उतनी रोटी खा ली, वो कौन सी स्टेट हुई? सैचुरेटेड। अब एक और केस हो सकता है कि सब्जी इतनी अच्छी थी ना कि मैंने 4 रोटी की भूख थी और 8 खा ली। 4 की भूख थी, 8 खा ली। वो कौन सी स्टेट हुई? सुपर सैचुरेटेड। इसमें क्या होगा? एक टाइम के लिए तो आप सोल्यूट को ऐड कर दोगे, डिसोल्व कर दोगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वो जो अंदर आपने सोल्यूट घोड़ा हुआ है वो अंदर रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा, और रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा तो हम क्या कर देंगे? उल्टी कर देंगे।
ठीक है। सेम केस यही होता है कि जब सोल्यूट आपने इतना ज्यादा घोल दिया कि अंदर रास्ता ही ना बचे, तो वो आपस में मिल जाएंगे। छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल, ऐसे छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल मिले और आपस में मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लिया। दो चार और सोलिड पार्टिकल थे, उनने आपस में मिलकर क्या बना लिया, उनने आपस में मिलकर भी एक बड़ा पार्टिकल बना लिया। अब वो देखो उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा ना, बिल कैसे वो एक लेयर सी वो बन रहे थे, क्रिस्टल से बन रहे थे। वो हुआ कैसा सॉल्यूशन आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी more than limited quantity of solute is present, solute is present। और इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही होता है छोटे छोटे पार्टिकल का आपस में मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेना। जैसे हमारी वर्षा होती है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल हैं और वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल बड़े से होके नीचे बूंदे बना लेती है, और क्या होती है, हमारी रेन होती है, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। और वहीं पे अगर सॉलिड चीज बन जाए, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिड पार्ट का बनना। अब यहां तो अंदर देखा हो आपने, सॉलिड पार्ट बन रहे थे ना, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी सोल्यूबिलिटी की। क्या है सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम सोल्यूट आ सकता है, उसको क्या बोलते हो आप, उसकी सोल्युबिलिटी। और जनरली हम सॉल्वेंट को फिक्स लेते हैं। मान लो हमने क्या ले लिया, 1 kg। 1 kg पानी के अंदर ना कितनी चीनी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम घोल सकते हो, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर लिख देते हैं, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, समझे। हमने रूम टेम्परेचर लिया, वहां पे 1 kg पानी लिया। अब उस 1 kg पानी के अंदर कितना ज्यादा शुगर, कितना ज्यादा नमक आप डिजोल्व कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, उसकी सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। अब इनमें से बताओ, इन तीन टाइप के सॉल्यूशन में से सोल्यूबिलिटी किसके लिए डिफाइन होती है? क्या इसके लिए सोल्यूबिलिटी डिफाइन होती है, इसके लिए या इसके लिए? वेरी गुड, किसके लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड के अंदर ही आपका मैक्सिमम सॉल्यूट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ हमारा सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट चलते हैं सॉल्युबिलिटी से आगे। सॉल्युबिलिटी से आगे है आपका फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। मतलब कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो कि सोल्यूबिलिटी पे, मतलब सोल्यूबिलिटी जिन पे डिपेंड होती है, यानी जो सोल्यूबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ये तो इफेक्टिंग हो गया, अफेक्टिंग में ए आएगा, सॉरी। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, वो देखो कौन कौन से हैं। जनरली वो तीन हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। आपके सोल्यूट की और सोलवेंट की टाइप क्या है, वो टाइप भी देखेंगे, अभी रुक जाओ। उस टाइप पे आपकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। यानी पानी के अंदर चीनी घोलोगे अलग मात्रा घोलेगी, नमक घोलोगे कुछ अलग मैक्सिमम अमाउंट घोलेगा। इन दोनों पे डिपेंड करेगी सोल्युबिलिटी। सेकंड आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर। सेकंड आपकी डिपेंड करी टेम्परेचर पे। ये तो हमने उस वीडियो के अंदर भी देखा था कि कैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा के सोल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और थर्ड आपका आता है प्रेशर, प्रेशर। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से हम किस चीज को चेंज कर सकते हैं, हम सोल्युबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। और जब भी सोल्युबिलिटी आपकी डिफाइन होगी ना, ये तीनों को आपने मेंशन करना होगा। यानी मैंने सोल्युबिलिटी की कुछ वैल्यू लिख दी, कुछ भी 50 लिख दी, तो इस 50 के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि आपका सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है। दूसरी बात, टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। ये सारी चीजें इस 50 के साथ आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, तब जाके ही वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा,
वो रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूबिलिटी को। अब इस वाले चैप्टर के अंदर देखो टेम्परेचर तो मैं फिक्स लेके चलता हूं, क्या, रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये आपको देगा ही कौन कौन चीजें उसने डिजोल्व कर रखी हैं। अब बात आती है प्रेशर की, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। अब जो आधा चैप्टर बच गया वहां पे प्रेशर का ही खेल है सारा, ठीक है। ये हुए फैक्टर। अब ना एक एक करके अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को देखते हैं। एक एक टाइप का सॉल्यूशन मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, हम ना वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलते हैं। क्या चीज? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को आप लेके चलते हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है वो सारी चीजों को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, ठीक है। और जब भी अपने अंदर घोलने की बात होगी, जनरली लिक्विड ही ऐसा होगा जो दूसरे को अपने अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर घोल पाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग केस क्या बनते हैं? पहला केस बढ़ेगा, आप सॉलिड को डिसोल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर सॉलिड इन लिक्विड बोल लो, लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड को ऐड कर दिया। सेकंड केस क्या हो सकता है? गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड केस आपका हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन तीन केस को ही एक एक करके हमने पढ़ना है कि कैसे सॉल्युबिलिटी इन तीनों की अलग अलग आएगी, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल बताओ सबसे पहले इसका। एग्जांपल हुआ जैसे शुगर आपने डिसोल्व कर दिया वाटर के अंदर, ये एक एग्जांपल हुआ। शुगर की बजाय साल्ट ले लो और उसको किसके अंदर डिसोल्व कर दिया? वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया। ये सब एग्जांपल है किसके? आपके सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं पहला फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो जब भी बात मिक्सिंग की आती है, एक दूसरे के अंदर डिसोल्यूशन की आती है, तब ना एक प्रिंसिपल है हमारा। वो प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसोल्व लाइक। लाइक का मतलब है एक जैसी। एक जैसी चीजें ही दूसरी एक जैसी चीज को अपने अंदर घोलेंगे। यानी कोई भी दो चीजें एक जैसी है ना, वो ही एक दूसरे के अंदर क्या होंगी? घुलेंगी। अब ये एक जैसी किससे आया है? एक जैसी आपका आया है पोलर से, पोलर से और नॉन पोलर से। तो इधर लिखते हैं पोलर और नॉन पोलर। सर अब ये क्या है? देखो अगर आपने 11th नहीं पढ़ रखी तब आप ये सवाल पूछोगे कि ये पोलर नॉन पोलर क्या है। हम ना मोलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को दो अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हुए पोलर, एक हुए नॉन पोलर। पोलर कौन से? जिनका कुछ ना कुछ मोमेंट आ जाए, डाइपोल मोमेंट। और नॉन पोलर वो जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है? 12th की फिजिक्स में भी आएगा आपका। अदरवाइज हम बात करें तो जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए और लोन पेयर आ जाए साथ साथ, उन कंपाउंड को बोलते हैं जनरली पोलर, ठीक है। इतना सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो सिंपल सी बात सुन लो। एग्जांपल बता देता हूं मैं पोलर के। H2O पानी आपका एक पोलर है, ठीक है। NaCl नमक आपका एक पोलर है। शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 यानी शुगर, ये भी आपका पोलर है। आप ग्लूकोज ले लो C6H12O6, ये भी क्या है आपका? ये है आपका पोलर, ठीक है। अल्कोहल ले लो, अल्कोहल भी पोलर हुआ, ठीक है। अब बात आती है नॉन पोलर की। नॉन पोलर वो हो गए जैसे आपकी मीथेन गैस होगी CH4, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है जनरली हाइड्रोकार्बन्स हैं। और एग्जांपल बेंजीन हो गया आपका। कैसे बनाते हैं बेंजीन को? ऐसे एक हेक्सागन बनाओ, बीच में सर्कल। इस सर्कल का मतलब है अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड है। एक होता है आपका नेप्थलीन, नेप्थलीन ये तो आपने देखा होगा, बताऊंगा कहाँ पे। इसके अंदर होती है डबल बेंजीन, एक बेंजीन ये और एक बेंजीन इसके साथ में, ठीक है।
अब ये मैंने लिख तो दिए, ये है पोलर, ये हैं सारे आपके नॉन पोलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ना यहां से समझ में आएगा, ये कहता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी एक जैसी चीजें ही आपस के अंदर घुलेंगी। पोलर घुलेगा पोलर के अंदर, नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर के अंदर। क्या पोलर नॉन पोलर के अंदर घुलेगा? नहीं। घुल सकता है वैसे, लेकिन नहीं घुलेगा, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में ही वो घुलेगा, या फिर कोई और टाइप का फोर्स लग रहा हो तब वो घुलेगा, जनरली वो नहीं घुलता। यानी ये दो चीजें आपस में नहीं घुलेंगी, लेकिन दो पोलर आपस में घुल जाएंगे, दो नॉन पोलर आपस में घुल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ सर। जैसे आपने ये तो देख लिया होगा, ये तो हमारा जनरल है कि पानी के अंदर नमक घुल जाएगा, क्योंकि दोनों पोलर है, पानी के अंदर शुगर, पानी के अंदर ग्लूकोज, ये सब घुल जाएंगे। लेकिन ना पानी के अंदर ये नहीं घुलेगा। सर ये कौन है? ये है आपका नेप्थलीन। क्यों नहीं घुलेगा नेप्थलीन? नेप्थलीन के अंदर ना क्या है? नेप्थलीन के अंदर बताओ। नेप्थलीन जो है आपका, कौन कहीं पे देखा है? देखो ये वाली, ये व्हाइट बॉल्स देखी है, कहाँ मिलती है? ये जनरली ना पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर मिलती हैं, बॉयज वॉशरूम के अंदर तो मिलती हैं, गर्ल्स का मुझे पता नहीं। वहां पे व्हाइट कलर की ये वाली बॉल्स में होंगी। इन बॉल्स का काम क्या है? ये ना स्मेल को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, यानी जो हमारे यूरिन की स्मेल होती है, उसकी स्मेल को छिपा के और अपनी एक अलग से स्मेल दे देती हैं, ताकि हमें वो यूरिन की स्मेल ना आए। ठीक है। अब जब इन पे बार बार यूरिन डलता है, तो ना ये देखो डिजोल्व नहीं होती उसके अंदर, बहुत लंबे समय के लिए वहां पे रहती हैं। लेकिन स्मेल है ना, वो इवेपोरेट हो रहा है, आपका वेपोरेट हो रहा है, तो उससे ना उसकी क्वांटिटी कम होती रहेगी, लेकिन वो घुलेगा नहीं। पानी वगैरह भी हम वहां पे डालेंगे, अदरवाइज कुछ और चीज डाल दो, वो तो 2-4 दिन बाद अपनी घुल जाएगी पानी के अंदर, लेकिन ये नेप्थलीन बॉल्स नहीं घुलती। ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ हमारा किसका? नेचर का, कि कैसे सोल्यूट और सोलवेंट की नेचर पे आपकी डिपेंड करती है कौन? सोल्यूबिलिटी। ठीक है। चलते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर क्या है आपका? सेकंड है आपका प्रेशर, नहीं टेम्परेचर। प्रेशर तो बाद में देखेंगे ना। सेकंड है आपका प्रेशर। प्रेशर 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 प्रेशर, अरे फिर से मैं प्रेशर बोल रहा हूं, प्रेशर नहीं बच्चे, प्रेशर तो बाद में पढ़ेंगे। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर। एक्चुअली ना बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो साथ साथ बैक एंड में कुछ चीजें चलती रहती हैं। जैसे माइक अच्छे से चल रहा है नहीं, कैमरा अच्छे से चल रहा होगा या नहीं, या बाहर कहीं से आवाज आ रही, कोई बोल तो नहीं रहा, ये सब बैक एंड के अंदर चलती रहती हैं। तो कई बार जो हम पहले सोच के रखा है हमने, वही चीज बार बार रिपीट होती है। जैसे मैंने प्रेशर पहले ही सोच रखा था, वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, बिना कुछ सोचे, बिना आगे वाला सोचे। लेकिन देखो यहां तो मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, सीख रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप पढ़ने बैठे हो, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। बाकी सारी नोटिफिकेशन बंद कर लो, यूट्यूब की ऑन रखो, यूट्यूब पे आप लेक्चर देख रहे हो। अदरवाइज अगर आपको लेक्चर भी नहीं देखना, फिर तो फोन को साइड में रखो। फोन अगर आपके पास है, पढ़ाई नहीं होगी। इन केस आप लेक्चर नहीं देख रहे हो तो, अगर वैसे सवाल सोल्व कर रहे हो तो फोन को साइड में रख दो, आपको फोन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। तो ये सब आपने नहीं करना है, मेरा करने से चल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर चुका हूं ऑलरेडी, आपने अभी करना है। चलो बात करते हैं टेम्परेचर की। जनरली टेम्परेचर से हम कंक्लूड करते हैं हीट एनर्जी की, यानी टेम्परेचर का सहारा लेके मैं क्या बात करता हूँ? हीट वाली एनर्जी की बात करता हूँ। अब जब भी एनर्जी की बात आती है, तो आपकी रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? पहली हुई आपकी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और सेकंड हुई आपकी एक्सोथर्मिक। ये तो सुने होंगे 10th क्लास में। 11 छोड़ो, 10th 10th तो कर रखी होगी, वो भी नहीं कर रखी हो, मैं हूं ना, चिंता ना करो। देखो एंडोथर्मिक ना वो रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? जहां पे ये आपके पास कुछ रिएक्टेंट हुआ और इसको आपने एनर्जी दी, और इससे क्या मिला आपको? इससे मिला प्रोडक्ट। यानी अगर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक। वहीं पे एक्सोथर्मिक क्या हुई? एक्सोथर्मिक वो ही जहां पे जो आपका रिएक्टेंट था, जैसे ही वो प्रोडक्ट के अंदर बदला, वो प्रोडक्ट के अंदर बदलते ही साथ साथ उसने क्या रिलीज करी होगी? एनर्जी।
और जनरली ये एनर्जी जो होती है आपकी हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर आती है। ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल और बता दो सर एक आधा। देखो, आपने ना चीनी घोली ना। अब चीनी अगर डाल दी उसके अंदर, क्या वो घुल जाएगी? नहीं। उसको ना आपको स्टर करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से। इसका मतलब अपनी साइड से उस सॉल्यूशन को आपने एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर आपने एनर्जी देनी पड़ी प्रोडक्ट को पता करने के लिए, तो वो कैसी रिएक्शन हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल हुआ इसका मिक्सिंग ऑफ शुगर प्लस वाटर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन के टाइम में कोई ऐसे रियल लाइफ का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। हम फोन चलाते हैं, फोन से याद आया, फोन चलाते हैं। फोन चलाओगे ना, तो जितना ज्यादा फोन चलाओगे वो आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। बैटरी कंज्यूम होगी यानी रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन के अंदर ना साथ साथ हीट बाहर आएगी। फोन आपका गर्म होगा। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हुआ आपका? वो हुआ एक्सोथर्मिक का। सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा तो हम टेम्परेचर को रहे थे। तो ये सब कहां से आ गया? देखो, इसको समझने के लिए इनका पता होना जरूरी है। अब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, देखो इस एरो का मतलब है टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो। आपने क्या करा है? आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर ये वाली एनर्जी बढ़ी, तो क्या आपका ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा? यस, कन्वर्ट होगा। क्योंकि इस वाली रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? इस वाली रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे एनर्जी मिले। किसे? रिएक्टेंट को। और आपने भी वही काम कर दिया, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। आपने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किसको दे दी? रिएक्टेंट को दे दी। अब वो रिएक्टेंट इस एनर्जी का यूज करके क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ी या घटी? देखो, ये तो चीनी थी, ये गुड़ी हुई चीनी थी। अब ज्यादा एनर्जी का मतलब है गुड़ी हुई चीनी आपको ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो सोल्युबिलिटी है, इनकी जो सोल्युबिलिटी है जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, वो भी क्या होगी? साथ साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है? यहां से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने फोन चलाने वाला लिया था। अब जितना ज्यादा आपके आसपास का टेम्परेचर होगा, उतना वो फोन अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा? बुरा चलेगा ना, क्योंकि वो खुद से ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपने भी उसको हीट दे दी, तो फिर वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है। तो इस केस में अगर रिएक्शन आपकी मिक्सिंग आपकी एक्सोथर्मिक है, और आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो इसकी सोल्युबिलिटी जो है, इसकी सोल्युबिलिटी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कम। और ये तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था। वो जो वीडियो आपने देखी होगी, उस वीडियो के अंदर मैंने और ज्यादा सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करा था? उस पानी को गर्म कर दिया था। उस पानी के गर्म होने से क्या हुआ? सोल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। सोल्युबिलिटी इंक्रीज मतलब ज्यादा चीनी हम उसके अंदर घोल पाए थे। ठीक है। तो ये इफेक्ट था आपका टेम्परेचर का। लास्ट बचता है प्रेशर का। लास्ट बचता है आपका प्रेशर का। देखो, प्रेशर ना, प्रेशर काम आता है आपका सिर्फ गैसेस के केस में। ना वो सॉलिड के अंदर काम आता, ना वो लिक्विड के अंदर काम आता। लिक्विड के अंदर काम आता है इतना ज्यादा नहीं, लेकिन सॉलिड के अंदर तो उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं। अब यहाँ तो सॉलिड है, इसका मतलब प्रेशर का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ हो, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि इनके कंपैरिजन में एक तो टेम्परेचर वाले और एक नेचर वाले, इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जब इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो हम इसको नहीं पढ़ते। ठीक है। तो ये थी हमारी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब चलते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट की तरफ। क्या है ये सेकंड वाला पार्ट? सेकंड वाला पार्ट है आपका गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड यानी लिक्विड के अंदर आपने गैस घोल दी। सर गैस घुल जाती लिक्विड के अंदर? अरे मछली जीती है पानी के अंदर, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन गैस घोली हुई है। ये वाला एग्जांपल, O2 गैस, O2 गैस इन वाटर, जिसकी वजह से सब जो एक्वाटिक लाइफ है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आती है।
वो एग्जाम्पल किसका है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हुए आपके? पहला हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वेरी गुड। सेकंड आया आपका टेम्परेचर, और थर्ड आपका आया प्रेशर। ठीक है, ये तीन हमारे फैक्टर थे। अब देखो, इस गैसेस की जब भी मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान हमारा रहेगा प्रेशर के अंदर। सबसे ज्यादा ध्यान किसका? प्रेशर का हमने रखना है, क्योंकि गैसेस का जहां भी जिक्र आए, कहीं भी जिक्र आए, प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू स्टडी देम। ठीक है, ये हुआ प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट हम देखेंगे, उससे पहले इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। यहां पे क्या होगा? सेम एज प्रीवियस, जैसा पीछे हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम कंसेप्ट इन दोनों जगह पे लग जाएगा। अब यहाँ पे अलग क्या आया? यहाँ पे अलग आया आपका प्रेशर, और इस प्रेशर की स्टडी करी हमारे हेनरीज ने, हेनरी ने। ठीक है, और फिर उन्होंने इसी पे अपना एक लॉ दे दिया, हेनरीज लॉ। ठीक है, उन्होंने अपना क्या दे दिया? हेनरीज लॉ दे दिया। वो हेनरी लॉ क्या कहता है? देखो, हेनरी लॉ कहता है कि आपका जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो भी पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल का मतलब सिर्फ उसकी वजह से, उसकी वजह से, किसकी वजह से? गैस की वजह से। गैस का जो भी प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी। इसको मैथमेटिकली लिखें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब ना, अब इस डायरेक्टली को हटाओगे, क्या आएगा? इक्वल, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के एच इंटू सोल्यूबिलिटी। ये के एच क्या है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, अभी बस इतना समझो कि ये क्या है आपका हेनरी लॉ। हेनरी ने बोला, क्या बोला हेनरी ने बोला कि जितना ज्यादा आपका प्रेशर होगा, उतनी ही ज्यादा गैस उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी। सिंपल सी बात उसने बोली है। ठीक है, इसको रियल लाइफ में भी हम देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। एक बार इसको समझते हैं, क्या समझना है इसमें। देखो, आपका फॉर्मूला आया, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू सोल्यूबिलिटी। सबसे पहले तो ये सोल्यूबिलिटी क्या है, इसी को देख लेते हैं। मैं लिखता हूं कुछ चीजें। सोल्यूबिलिटी कैन बी, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। आप सोल्यूबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो यूजिंग दी कंसंट्रेशन टर्म्स। कैसे? सोल्यूबिलिटी क्या बताता है? सोल्यूबिलिटी बताता है अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। बस यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड आ जाता है साथ में, मैक्सिमम सोल्यूट। और ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी क्या बताती हैं? ये भी बताती हैं आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को। तो देखो, सेम सेम सी चीजें हुई ना, बस कंसंट्रेशन टर्म किसकी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, वो क्या हो जाएगी? आपकी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, चलो सोल्यूबिलिटी को हम कंसंट्रेशन टर्म लेके चलते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म्स तो बहुत सारी हैं, कितनी बढ़ा लो। हम कौन सी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? सोल्यूट का, क्योंकि सोल्यूट की मात्रा निकालनी है। तो एक हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, दूसरा हम ले सकते हैं मोलैरिटी, और तीसरा हम ले सकते हैं मोलैलिटी। ठीक है, इन तीन टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स का मैं यूज करूंगा। ये वाली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो बोर्ड लेवल के लिए सिर्फ आपने एक्सबी पे ध्यान देना है, लेकिन इनमें भी ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। अगर जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे, इजी है बहुत, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे।
इसका मतलब जो आपके प्रेशर का फॉर्मूला है ये वाला, ये क्या हो सकता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी, या हो सकता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एम, या हो सकता है P इज इक्वल टू के एच इंटू स्मॉल एम, मोलैलिटी। ये अलग अलग आपके हेनरीज लॉ के फॉर्मूले हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन। अब अगर यहां से के एच की बात करूं, के एच हो जाएगा आपका हेनरीज कांस्टेंट, या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, के एच वो हो गया। अब इस के एच की यूनिट की अगर बात करो, यूनिट ऑफ के एच डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, यूज्ड एज यूज्ड एज सोल्यूबिलिटी, यानी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म आपने सोल्यूबिलिटी की जगह यूज कर रखी है, उस पे डिपेंड आपकी क्या करेगी यूनिट ऑफ केएच। जैसे जैसे इस वाले केस के लिए, पहले केस के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके लिए केएच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, केएच इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्स बी। अब बताओ प्रेशर यूनिट तो आई, या तो आप ले लो पास्कल, पास्कल, या आप ले लो एटीएम, एटीएम हो सकती है, या आप ले लो बार, या आप ले लो एमएम ऑफ एच जी। ये अलग अलग यूनिट है किसकी, हमारी प्रेशर की। डिवाइड बाय करना है आपने एक्स बी। अब एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स। अब ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल की यूनिट क्या, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या, कुछ भी यूनिट नहीं। इसका मतलब यहाँ पे के एच की यूनिट क्या आएगी, अगर आपने मोल फ्रैक्शन यूज कर रखा है तो जो भी प्रेशर की यूनिट है वही सेम किसकी यूनिट आएगी, आपकी केएच की यूनिट आएगी। अब अगर मैं सेकंड बात करूं, आप ले लो P इज इक्वल टू के एच इंटू मोलैरिटी। अब के एच का फॉर्मूला क्या आया, के एच इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। यूनिट बताओ प्रेशर की, जैसे आपने ले ली पास्कल, मोल मोलैरिटी की बाय में मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये मोल तो हो जाएगा माइनस का मोल इनवर्स लीटर। अगर ये वाली यूनिट आपको दे रखी है, ये वाली, तो जो सोल्यूबिलिटी आएगी उस सोल्यूबिलिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी। ठीक है, वो सोल्यूबिलिटी किसके रूप में दे रखी होगी, आपकी मोलैरिटी के टर्म में। और सेम अगर थर्ड केस हम लेके चलते हैं, थर्ड केस क्या हो जाए, P इज इक्वल टू के एच इंटू स्मॉल एम। तो बताओ के एच की यूनिट क्या होगी, के एच होगी आपकी प्रेशर यानी पास्कल, और मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, मोलैरिटी की जगह आ जाएगा मोल इनवर्स, और लीटर की जगह आएगा आपका केजी, क्योंकि वहां पे क्या यूज होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी यूज होता है। तो ये अलग अलग केएच की यूनिट हो सकती हैं, एक ये होगी एक ये होगी। अब बस आपने क्वेश्चन सोल्व करते टाइम दिमाग लगाना है कि केएच की जो भी यूनिट दे रखी हो, सोल्यूबिलिटी की जगह आप वही कंसंट्रेशन टर्म सिर्फ रख सकते हो। अगर सिर्फ प्रेशर की टर्म में दे रखी है तो इसका मतलब वहां पे क्या रख रखा है, मोल फ्रैक्शन। अगर सिर्फ इस वाली टर्म में हो, मोल पर लीटर, मोल सॉरी मोल, अरे क्या बोल रहा हूं, पास्कल, मोल इनवर्स लीटर की फॉर्म में दे रखी हो, तो आपका जो केएच है उसके अंदर सोल्यूबिलिटी टर्म क्या है, मोलैरिटी। सेम यहाँ पे मोलैरिटी के केस में हो सकता है। ठीक है, ये हुई बात हमारी यूनिट की। और अगर केएच की मैं बात करूं, केएच की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट केएच का ये हुआ, सेकंड पॉइंट केएच का ये हुआ, थर्ड पॉइंट वैल्यू ऑफ केएच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। हर गैस के लिए केएच की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड चीज, केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा केएच की वैल्यू गैस के लिए उतनी ही ज्यादा। ठीक है, एक ये पॉइंट होगा। और लास्ट हमारा पॉइंट है, अब बताओ केएच और सोल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है। अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट रखो तो सोल्युबिलिटी इधर आएगा y के अंदर। इसका मतलब KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। इसका मतलब टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी में क्या रिलेशन हुआ,
टेम्परेचर और सोल्युबिलिटी में रिलेशन हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यानी पानी जितना ज्यादा गर्म उसके अंदर गैसेज की मात्रा उतनी कम। क्या बात है, क्या लाइन बन गई, पानी जितना गर्म गैसेज उतनी कम, ठीक है। और पानी जितना ठंडा गैस उतनी ज्यादा। अब यहां से इसी स्टेटमेंट को पकड़ के एक सवाल आता है, वो सवाल क्या है कि वाही एक्वाटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के अंदर जो एक्वाटिक स्पीशीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं एज कंपेयर टू गर्म पानी। क्यों? क्योंकि जो आपकी केएच की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, और केएच का ज्यादा होने का मतलब है सोल्यूबिलिटी का कम होना। सोल्यूबिलिटी कम होना यानी ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर कम होना। और अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो आपकी जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो अनकंफर्टेबल महसूस, ठीक है, क्योंकि उनको जीने के लिए क्या चाहिए, उनको जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। एक ये सवाल बन गया। और क्या सवाल बन सकता है यहां से, सवाल बन सकता है कि किसी भी चार गैस आपको दे दी, चार गैस की केएच की वैल्यू दे दी, और पूछ लिया कि बताओ सबसे ज्यादा सोल्यूबल गैस कौन सी बताओगे। कैसे करेंगे, सबके ना केएच वैल्यू कंपेयर कर लो, सबसे कम जिसकी केएच वैल्यू उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा, और जिसकी केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम। सिंपल से ये दो टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। वो न्यूमेरिकल के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का, इस वाले का या इस वाले का यूज करेंगे, ठीक है, वो सब देखेंगे। उससे पहले ना देख लेते हैं एक, क्या देख लेते हैं, क्या ये जो आपका हेनरीज लॉ है या फिर इसकी अप्लीकेशंस क्या है, अप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये जो आपने पढ़ा क्या ये कभी हमारी जिंदगी के अंदर काम आता है? आता तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कैसे अगर एक्वाटिक लाइफ आपको ज्यादा चाहिए तो गर्म पानी नहीं रखना, आपको कैसा पानी रखना है, ठंडा पानी रखना है। एक तो ये एप्लीकेशन होगी। और ज्यादा एप्लीकेशन देखते हैं रियल लाइफ की, जैसे आप बोल लो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी आपने एक स्पेशल कैटेगरी लेनी है, कौन सी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सर ये कौन सी हुई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी जिसके अंदर CO2 गैस इज डिजोल्व्ड, CO2 गैस इज डिजोल्व्ड। सर हमें कैसे पता होगा डिजोल्व्ड, देखो बताता हूं। जैसे कोका कोला हुई आपकी, पता नहीं स्पेलिंग कोका कोला यही होगी, पेप्सी हुई आपकी, मरिंडा हुई आपकी, और ड्यू हुई आपकी। ये सारी ना कैसी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब जिनके अंदर CO2 गैस को डिजोल्व कर रखा है। अब नॉन कार्बोनेटेड कौन सी होगी, जैसे जो नहीं है वो बता रहा हूं, जैसे आपकी माजा होगी, माजा, या आपकी फ्रूटी होगी, फ्रूटी, और कौन सी आती है, स्लाइस, स्लाइस होगी, ठीक है। ये सारी है आपकी नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये हुई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब इनके अंदर ना CO2 गैस को डिजोल्व करा जाता है, क्यों करा जाता है, ताकि इनकी लाइफ को हम ज्यादा कर सके, इंक्रीज कर सके, यानी लंबे समय तक इनको स्टोर कर सके। उसके लिए CO2 गैस डिजोल्व करनी पड़ेगी। वो CO2 क्या करती है, इसको ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है उसका टेस्ट खराब होना आसपास की ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। इसीलिए ये सील पैक आती हैं। एक तो रीजन ये हुआ सील पैक आने का कि आसपास की जो ऑक्सीजन है एनवायरमेंट की, वो उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना कर दे, ऑक्सीडाइज होने से उसका टेस्ट खराब होगा और वो हमारे लिए खतरनाक होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये CO2 ना ऐसी गैस है, नॉन पोलर गैस है, और ये जनरली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनती है पानी से, तो वो नॉन पोलर गैस पोलर के अंदर नहीं घुलती। तो फिर घोलने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना प्रेशर के साथ इन गैस को फिल करते हैं। प्रेशर के साथ आपने हाई प्रेशर से उसके अंदर डाला, और जैसे ही डाला आपने ऊपर से सील पैक बंद कर दी। देखो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक आएंगी आपकी सील पैक आएंगी, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ना गैस भरी होती है। जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे ऐसे ठस करके आवाज आएगी ना, ऐसे क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी गैस है वो सारी गैस एकदम से बाहर आएंगी। अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, और ऐसे हमेशा जो भी चीज है आपकी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। अब अंदर से चीजें क्या आएंगी, बाहर आएंगी। इसी वजह से कई बार ना जब हम उसको ऐसे खोल देते हैं
अंदर जो भी आपकी गैस है वो बुलबुले की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है। और अगर आप उसको सेक कर दो, यानी उस गैस को एक्टिवेट कर दो कि चल तैयार हो जा, तेरे को बाहर जाना है, और फिर आप ढक्कन खोलो, तो वो एकदम से पक्की बात है बाहर आएगी। लेकिन अगर उसको रखे रहने दोगे, शांत रहने दोगे, वो नीचे एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, और जब उसको आप खोलोगे तो वो धीरे धीरे बाहर आएगी जब आप उसको पियोगे। कई बार बुलबुले बने हैं ना ठंडे ठंडी वाली के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई बात हमारी किसकी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की। तो यहाँ हमारा कौन सा लॉ काम आ रहा है, यहाँ हमारा हेनरीज लॉ काम आ रहा है। क्योंकि हेनरी ने ही बताई थी अगर सॉल्यूटिविटी बढ़ानी है ना, तो क्या कर दो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो। और वही काम करके हमने क्या बना दिया यहाँ पे, कोका कोला या पेप्सी के अंदर कार्बोनेटेड जो CO2 गैस है वो हमारी फिल कर दी। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, नंबर 2। ये हुई एक। सेकेंड एप्लीकेशन है, जब आप माउंटेन्स पे जाओ, माउंटेन्स पे, ये पहाड़ था कोई हमारा, हम इस पहाड़ पे चढ़े, ठीक है, ये मैं हूं, ये मैं ऊपर जा रहा हूँ। हालत देख के लग नहीं रहा होगा पहाड़ चढ़ जाऊंगा, लेकिन हौसला तो है ना, शरीर ना हो तो क्या होगा, और बन जाएगा ये भी। चलो, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, ये बताओ प्रेशर जो है हमारी आसपास का, वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या क्या होगा बताओ जरा। नहीं सोच पा रहे, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता देखो, जो प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर, जो अप्लाई होता है, वो ना आसपास की जितनी भी गैसेज हैं उनके द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, मैं कुछ हवा को नीचे छोड़ता जाऊंगा ना, नीचे इकट्ठी है जगह, जैसे हवा जो है वो नीचे इकट्ठी है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, वो हवा कुछ तो नीचे रहती जाएगी, जो ऊपर वाली है सिर्फ वो मेरे ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। अब नीचे तो थी ज्यादा हवा, तो ज्यादा सभी का प्रेशर मेरे ऊपर था। जैसे ही मैं ऊपर आया, सिर्फ ऊपर वाली हवा का मेरे ऊपर प्रेशर है। यानी जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, जो आपका प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम होता जाएगा, किसके साथ, हाइट के साथ। जब आपकी हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब हेनरी ने बोला, क्या बोला हेनरी ने, कि अगर आप प्रेशर कम करोगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी हो जाएगी कम। प्रेशर कम हुआ तो जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी वो क्या हुई, वो हुई आपकी कम। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी कम, किसकी सोल्यूबिलिटी, गैसेज की। गैसेज कौन सी, हमें कौन सी गैस चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन गैस। यानी जो ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं वो हमारे खून के अंदर ना कम घुलेगी, और खून के अंदर कम घुलेगी तो क्या होगा, जो भी काम हम ऑक्सीजन की हेल्प से कर पा रहे हैं वो काम हम नहीं करेंगे। जैसे हम सोचने की, जो हमारी जो अक्षमता है या हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीजन की मात्रा के। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम कंज्यूम करेंगे, उतनी ज्यादा ही हमारी स्ट्रेंथ होगी। जैसे रनिंग वगैरह करते हैं, रनिंग के अंदर क्या होता है, रनिंग के अंदर आपका सांस चढ़ गए, वो सांस क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि अंदर जो ऑक्सीजन थी ना जितनी, वो आपने कंज्यूम कर ली, और अब और ऑक्सीजन आपको चाहिए, यानी ऑक्सीजन की कमी अंदर होगी। और जैसे ही आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, आप जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ऊपर गए, प्रेशर कम हुआ, सोल्यूबिलिटी कम हुई। सोल्यूबिलिटी भी किसकी, O2 गैस की। O2 गैस की सोल्यूबिलिटी कम हुई, इससे क्या हुआ, हमारी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ा और हमारे दिमाग पे फर्क पड़ा। यानी हमारी सोचने और समझने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और इस बीमारी को बोलते हैं, कौन सी बीमारी, जब हम अच्छे से सोच ना पाए, हमारी स्ट्रेंथ वीक हो जाए, इसको बोलते हैं अनोक्सिया। ये बीमारी का नाम है, जैसे हमारा बुखार होता है, उल्टी होते हैं, दस्त होते हैं, ऐसे ही इस बीमारी का इलाज है क्या, अनोक्सिया। क्या नाम है, अनोक्सिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना हम हमारे सोचने की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है, जो भी ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम हुई है उसको वापस से बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएंगे, एक तो ना ऐसे कपड़े पहनो जो बिल्कुल टाइट हो। सर टाइट क्यों, वो टाइट कपड़े ना यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे खून के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा मात्रा के अंदर घुलेगी। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, गैस मास्क लेके जाओ अपना, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन मास्क लेके जाओ। जहां भी आपको लगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, अपना ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड एप्लीकेशन। ये भी किसने बताई, हेनरी ने, और हेनरी का लॉ ही अप्लाई करके हम इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। थर्ड आपकी एप्लीकेशन आती है, थर्ड, कि जब आप ना अंडर वाटर जाओ, ये पानी था, आप पानी के अंदर जाओ, ये बोट खड़ी है हमारी, और इस बोट के अंदर एक है स्कूबा डाइवर।
स्कूबा डाइवर। वो डाइवर स्कूबा डाइवर को होते हैं जो अंडर वाटर जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरे पानी के अंदर, वहां जाके अपना पूरा सूट वगैरह पहन के पूरा सिलेंडर लेके अंदर की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही आप ऊपर जा रहे थे प्रेशर कम हो रहा था। अब अगर आप नीचे जाओगे, जैसे ही हाइट आपकी कम होगी अर्थ से, आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी आपकी इंक्रीज। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके अंदर बस गैसेज थी, वो ज्यादा घुल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे जाने से ये हुआ। लेकिन जब आप ऊपर आओगे ना, जब आप ऊपर आओगे तो जितनी एक्स्ट्रा गैस अंदर घुली हुई थी हमारे खून के अंदर, वो ना एकदम से बाहर आना चाहिए। अब यहाँ तो हमने मास्क लगा रखा है, यहाँ से तो वो गैस बाहर आएगी नहीं, तो वो कहाँ से आएगी, हमारे अंदर ये छोटे छोटे छिद्र हैं यहाँ पे, जहां से पसीना बाहर आता है, वहां से वो गैस बाहर आएगी। और जनरली हम कौन सी गैस लेके चलते हैं, ये जो इनका इनका टैंक होता है ना, यहाँ पीछे रखते हैं ये टैंक, ये जो टैंक होता है इसके अंदर ये अपनी कुछ वो होगी जो कि वो मुंह के अंदर लगाएंगे। इसके अंदर ना O2 गैस और N2 गैस, जनरली ये गैस भरी होती है क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये गैस ये लेके चलते हैं अपने साथ। अब वो जो ऑक्सीजन थी और नाइट्रोजन थी सिलेंडर के थ्रू गई थी, वो ज्यादा कंज्यूम कर लिया हमारे शरीर ने जैसे ही हम नीचे गए। लेकिन जब हम ऊपर आएंगे तो वो अंदर जो एक्स्ट्रा गैस थी वो एकदम से बाहर आना चाहिए। अब वो अगर गैस बाहर आएगी, यहाँ से आएगी नहीं, यहाँ से आएगी, एकदम से आएगी। अब यहाँ से जब वो बाहर आएगी ना तो इतना ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा, यहाँ से वो बाहर आएगी यहाँ से। ठीक है, और इस वाली मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं जब यहाँ से वो गैस बाहर आए, बेंट्स। क्या बोलेंगे, बेंट्स। ये देखो फोटो यहाँ पे देखो कितनी बुरी हालत है, ये एकदम से ना ये बाहर आ गई और इन्होंने प्रिकॉशंस नहीं ली, तो स्किन देखो कितनी डैमेज होगी, एकदम से वो बाहर आ रहे हैं ना, क्या बोलेंगे उसको, बेंड्स बोलेंगे। अब इसका इलाज क्या है, जो भी सोल्यूबिलिटी एक्स्ट्रा हुई है उसको कम कर दो, या तो कम तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बढ़ा तो देखो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका कर सकते हैं, कौन सा, कि जो अंदर गैस घुली है ना, उस गैस को ऐसी गैस घोल दो उस गैस के अंदर, या उस गैस के साथ साथ जो बाहर आते टाइम आपको इफेक्ट ना करे, ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम वहां पे हीलियम गैस को ऐड कर देते हैं इनके साथ में। हीलियम गैस सबसे पहले तो बहुत हल्की है, दूसरा अनरिएक्टिव है, वो अंदर जाके इजीली बाहर आ जाएगी, इसलिए इसके साथ साथ हीलियम गैस भी हम डाल देते हैं हमारे सिलेंडर के अंदर। समझ गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपके बेंट्स वाली जो बीमारी है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी अप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कहता है, कैलकुलेट दी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी आपने निकालनी है किसकी, ऑक्सीजन की। टेम्परेचर दे दिया, व्हेन पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2, प्रेशर दे दिया कितना, 1 बार। ठीक है, प्रेशर दे दिया, और दूसरा उसने दे दिया KH, हेनरीज कांस्टेंट, वो कितना दिया है उसने, 1.5 इंटू 10⁻³ बार लीटर मोल इनवर्स। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कौन सी सोल्यूबिलिटी टर्म हमारी यूज हुई है। देखो लीटर है और मोल इनवर्स है, इसका मतलब क्या यूज हुआ होगा, मोलैरिटी। जो भी आपकी सोल्यूबिलिटी आएगी, सोल्यूबिलिटी आपने निकालनी है, वो सोल्यूबिलिटी किसकी फॉर्म में आएगी, मोलैरिटी की फॉर्म में आएगी, ये पक्की बात है। अगर किसी और की फॉर्म में निकालना है तो इस मोलैरिटी को उसके अंदर चेंज करना होगा। ठीक है, करते हैं, क्या फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। प्रेशर बताओ कितना है, प्रेशर है आपका 1 डिवाइडेड बाय KH, KH कितना है 1.5 गुणा में 10⁻3। अब एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान देनी है, जो यूनिट प्रेशर की यहाँ हो सेम यूनिट आपने यहाँ रखनी है, तो सेम है तो इजीली वो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.5 होता है 0.66 या फिर 0.67 गुणा में 10⁻³ और यूनिट, यूनिट उस सोल्यूबिलिटी की यूनिट सेम है मोलैरिटी, मोलैरिटी, तो यहाँ पे m या फिर मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में तो कोई सा ऐसा नहीं है, ऑप्शन के अंदर ना इसको 6 पॉइंट करके लिख रखा है 6.66, तो यही किसके बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁴ के, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी।
चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। के एच दे दिया, के एच इज इक्वल टू, ये था फर्स्ट। सेकंड, के एच इज इक्वल टू 1.6 गुणा में 10 की पावर 3 एटीएम लीटर मोल इन। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना, जो आप प्रेशर देख रहे हो वो बार के अंदर आ सकता है, वो एटीएम के अंदर आ सकता है, वो पास्कल के अंदर आ सकता है, और एक और यूनिट होती है एमएम ऑफ एचजी, वो इसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, ये के एच हुआ हमारा। इसका मतलब कौन सी कंसंट्रेशन टर्म का यूज कर रखा है? मोलैरिटी का। वेरी गुड। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आपसे पूछ लिया, और सोल्यूबिलिटी उसने दे रखी है, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मोलैरिटी ही लेके चल लूं, क्योंकि केएच में क्या दे रखी है? मोलैरिटी। क्या आएगी वो? 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। क्या पूछ लिया? और उसने उसने पूछ लिया प्रेशर। कैसे करोगे? सेम फॉर्मूला निकाल दो। प्रेशर इज इक्वल टू के एच यानी 1.6 इंटू 10⁻³ गुणा में मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है? 2 × 10⁻⁵। बताओ आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी आंसर आएगा आपका 16 दूनी 32, यानी 3.2 गुणा 10 की पावर -5, यहाँ से 3, यहाँ से 10 की पावर -2। और यूनिट क्या होगी? देखो इसकी यूनिट है एटीएम लीटर मोल इनवर्स, और ये मोल पर लीटर, इससे ये कैंसिल, बच गया क्या? एटीएम। तो आपकी यूनिट आंसर आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले मोल्स निकाले, मिली मोल्स निकालने हैं, मिली मोल्स निकालने हैं किसके? नाइट्रोजन N2 गैस के। अच्छा, दे क्या क्या रखा है आपको? 1.8 लीटर वाटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर दे रखा है N2 का कितना? 0.9 बार, ठीक है। उसके बाद हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है के एच इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 3 किलो बार, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, के एच की यूनिट जो है वो सिर्फ प्रेशर है, के का मतलब किलो है, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर है। इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। इसी को अगर एक्सपेंड करके लिख लो, के एच इज इक्वल टू एक्स बी की जगह एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात यह है, आपसे पूछा है क्या? मिलीमोल्स, आपसे पूछ लिया उसने मिलीमोल्स। मिलीमोल्स का मतलब 10 की पावर -3 आपने मल्टीप्लाई करके बताना है, ठीक है। 10 की पावर -3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद वाटर दे रखा है 1.8 लीटर, यानी मोल तो वो पूछ रहा है मिली के अंदर, मिली के अंदर यानी बहुत कम, यानी एनबी की वैल्यू बहुत कम आएगी। और वाटर है आपका 1.8 लीटर, 1.8 लीटर से जब आप मोल निकालोगे वो बहुत ज्यादा आएंगे। इसका मतलब एनबी की वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एनबी इज वेरी वेरी लेस देन एनए। तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो एनबी डिवाइडेड बाय एनए। हम सिर्फ प्लस माइनस से ही नेगलेक्ट कर सकते हैं, मैंने प्लस वाले से नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। प्रेशर की 0.9, ठीक है। एनबी की वैल्यू नहीं, के एच की वैल्यू पुट करते हैं पहले, यहाँ पे के एच भी है। के एच की वैल्यू 3 किलो बार, 3 इंटू किलो यानी 10 की पावर 3 गुणा में एनबी की वैल्यू, एनबी क्या है आपका? मोल्स। ये तो निकालने ही है किसके? नाइट्रोजन के, यानी एनबी। मिली निकालने हैं तो 10 की पावर -3 मैंने पहले ही गुणा कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, बात आती है अब एनए की। एनए कहां से फाइंड आउट करोगे? एन ए कौन है? ए है आपका वाटर, वाटर है ये। वाटर की तो वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन मोल तो हम निकाल सकते हैं मास के द्वारा। तो फिर क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ना एग्जामिनर सोचता है कि आपको पता होगा कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम/ml। और ये मैं पहले वाली क्लासेस के अंदर भी रिपीट कर चुका हूं कि ये वाली डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, कितनी? 1 ग्राम/ml। इसका मतलब जितना पानी है ml के अंदर उतने ही ग्राम उसका वजन होगा। अगर ऐसा केस है तो बताओ मास ऑफ वाटर क्या आएगा? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम,
वॉल्यूम देखो यहाँ लीटर के अंदर है, यहाँ एमएल के अंदर, तो इसको एमएल के अंदर बदल लो, कितनी आएगी 1800। तो आपका आंसर आया 1800 ग्राम। लेकिन हमें तो मोल चाहिए, तो मास की जगह पे क्या रख दो, मोल्स ऑफ वाटर। वो किसके बराबर आएंगे, गिवन मास 1800 डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना आया 100। अब ये 100 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आया आपका सिंपल। ठीक है, अब ना अपने इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसको अलग रखते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वाले 100 को इधर ले आओ, ये कितना बन गया 90, क्योंकि देखो एक जीरो से ये 9 बनेगा, दूसरी जीरो से ये 90 बनेगा, बराबर है 3 गुणा 10 की पावर कितनी बची, कितनी भी नहीं, तो सिर्फ 3 बचा, और यहाँ पे गुणा में आपका बचा एनबी। तो यहां से क्लियरली एनबी की वैल्यू कितनी आई, 90/3, कितना आएगा 30। तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो थी वो ये वाला कंसेप्ट था, ये वाला। और सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जहां पे वैल्यूज थोड़ी ऐसी अलग है, मैंने इसको अलग कर लिया ताकि आप वो वाला क्वेश्चन वहां से ट्राई कर सको, और वहां पे ना थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा। और सेम क्वेश्चन आपका एचबीएससी के अंदर भी आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन आपका सीबीएसई के अंदर भी आया हुआ है 3 मार्क्स में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 देखो, ये आप खुद से करोगे। इसने क्या दे दिया, पहली बात तो सोलिडिटी दे दी इन द टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, और आपने निकालना है प्रेशर, आपको दे दिया, एक बार बार आपने पुट करना है और एक बार एटीएम आपने पुट कर देना। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं होगा तो हम इसको नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आप कर लोगे, मेरे को भरोसा है। यहाँ पे एप्लीकेशन बस यूज होंगी, इसकी एप्लीकेशन जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी थी, तो आप समझ लो उसका ही आपका एक टेस्ट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका वो सेगमेंट जहां पे हम बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर देखो, एचबीएससी के अंदर अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हेनरी लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। दो अलग अलग क्वेश्चन, हेनरी लॉ क्या हुआ, उसकी एप्लीकेशन क्या हुई, 2-2 मार्क्स के अंदर ऑलमोस्ट हर साल के अंदर यहाँ क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी सेट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, वो बनता है ये छोटा मोटा न्यूमेरिकल, आज तक तो आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या पता आ भी जाए, क्योंकि अब चैप्टर कम हुए तो वेटेज बढ़ी तो वो अब अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बोला वो एक्वाटिक लाइफ वाला, वो आता है, सॉलिडिटी क्या है वो आता है, ये सारे क्वेश्चन जो है एचबीएससी के अंदर आते हैं। सीबीएसई के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ, एचबीएससी के ऐसे इसलिए मैंने नहीं लिखे क्योंकि ना बहुत कॉमन है, सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन सीबीएसई के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाओ वो अलग से ट्राई करता है। जैसे देखो, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखो आप। पहला तो सेमी एक्वाटिक लाइफ वाला हो गया। सेकंड उसने बोल दिया ए जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है, तो उसकी केएच वैल्यू बताओ कम होगी या ज्यादा। उसकी केएच वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट हेनरी लॉ क्या है, और नेक्स्ट कि फिर से हेनरी लॉ क्या है। ठीक है, दो दो नंबर वालों में क्या है, हेनरी लॉ क्या है और बताओ हीलियम क्यों यूज की जाती है, देखो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हेनरी लॉ, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो हेनरी लॉ क्या है, वो तो एक नंबर हो गया, बाकी न्यूमेरिकल दे रखा है। सोल्यूबिलिटी आपने बतानी है। अच्छा, और दे क्या रखा है आपको, आपको दे रखा है पहली बात तो प्रेशर कितना, 760 mm ऑफ Hg, ये आपके पास प्रेशर हो गया। और क्या दे रखा है, KH दे रखा है, KH इज इक्वल टू 1.26 1.25 गुणा में 10 की पावर माइनस है, माइनस नहीं है प्लस है। देखो कितना इजी सा सवाल है, सोल्यूबिलिटी ये दे रखा है। फॉर्मूला है आपका P इज इक्वल टू KH इंटू सोल्यूबिलिटी, यहाँ से आप सोल्यूबिलिटी निकाल लोगे खुद से। गिव रीजन, अरे ये तो हम कर चुके हैं 2019 के अंदर, ये 20 के अंदर थे ऊपर वाले क्वेश्चन। और देखो 21-22 के अंदर या भी 23 के अंदर ना आपके एमसीक्यू आते, क्योंकि ये टर्म 1 के अंदर शामिल कर दिया गया है, तो एमसीक्यू यहाँ से क्लास के चैप्टर के लास्ट के अंदर हम डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपके दो दो के हो गए, 3-3 नंबर के मैंने बताई थी।
वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन आता है आपका जो अभी करवाया था N2 वाला, एनसीईआरटी वाला, वही आया है 1-2 बार, ठीक है? पहले आया वो, अब तो आने के चांस है नहीं, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है क्वेश्चन का आपका। ये था हमारा पूरा सोल्युबिलिटी, जहां पे प्रॉपर हमने बात करी। सबसे पहले सोल्युबिलिटी किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करेंगे, सोल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है और कैसे कैसे डिपेंड करती है, वो सब हमने देख लिया। अब एक केस बचता है आपका, कौन सा केस? लिक्विड इन लिक्विड केस, वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। वहां पे हेनरीज लॉ की बजाय कुछ और लॉ लगेंगे। ये हेनरी लॉ तो स्पेशल है आपका, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है? तो ऐसे ही आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को, एंजॉय करते रहिए, और लाइक शेयर कमेंट ये सब तो आप करते रहते हो, मुझे पता है। नहीं करते हो तो भी करते रहो, रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहीं से मुझे मोटिवेट यहीं से मैं मोटिवेट होता हूँ और ज्यादा वीडियो लेक्चर्स को जल्दी जल्दी लेके आने के लिए, या और अच्छे लेके आने के लिए। अब देखो, जैसे ये लेक्चर कल आना था, यानी एक दिन पहले आना था, लेकिन क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले तो आवाज की कुछ दिक्कत हुई, वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। फिर उसमें ना वो मजा नहीं आ रहा, मुझे ही फील नहीं आया, तो मैंने उसको बोला कि चलो ना, मैं इसको एक दिन बाद रिलीज करता हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी आपको दूंगा, हो सकता है टाइम थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है? तो तब तक के लिए, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए राम राम।